दोस्तों इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से 40% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स या तो पूरी तरह रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर अप्रूव भी होते हैं तो पार्शियल अमाउंट ही मिलती है, और 8 में से 1 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम तो पूरी तरह से रिजेक्ट होता है। जब जो पार्शियली अप्रूव होते हैं उनमें से केवल 71.3% की ही क्लेम अमाउंट वापस मिलती है। हम पूरी ईमानदारी के साथ हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। क्यों भरते हैं? कि भाई जब क्लेम की बारी आएगी तो कंपनी हमें क्लेम पूरा अप्रूव करेगी। लेकिन होता क्या है, या तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है पूरी तरह से या फिर पार्शियली अप्रूव होता है। तो करें क्या? अब कुछ लोग बोलते हैं कि राहुल इससे अच्छा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। तो देखो उसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो यह है कि हर साल इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जो मेडिकल कॉस्ट की है वो 10 से 15% के बीच में है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कैंसर जैसी डिजीज हो गई या लिवर ट्रांसप्लांट का इश्यू हो गया, तो इनकी जो कॉस्ट है ना वो लाखों में होती है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, मतलब कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त बहुत स्मार्टली हेल्थ इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना है। लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, जिसकी वजह से उनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके क्लेम्स कभी भी रिजेक्ट ना हो, आपको अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिले, तो मिनिमम 5 बड़ी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, जो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ इतनी आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि जिससे आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस में मिस्टेक्स नहीं करोगे। इसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है। उनमें से एक स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपको रेफर करूंगा डिट्टो की वेबसाइट। यहाँ पर बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस की चीज़ें समझाई हुई हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में दिया है। और हाँ, मैंने इनकी टीम से भी बात करी है, जिससे कि मुझे अच्छी क्लैरिटी मिल जाए कि वो 5 बड़ी मिस्टेक्स कौन सी हैं जो आपको अवॉइड करनी है। एक एक करके एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो पहली मिस्टेक है रूम रेंट लिमिट की। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसका कवर है 5 लाख रुपए का। अब भगवान ना करे कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, डॉक्टर ने बोला अरे प्रॉब्लम है यहाँ, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। आपने सोचा ठीक है 5 लाख रुपए का कवर है, कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती हो जाते हैं, क्या करें अभी मजबूरी है। अब मान के चलते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी में देयर इज नो रूम रेंट लिमिट, मतलब रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल बोलता है कि भाई ये एक रूम है, एसी वाला रूम है या नॉन एसी है जो भी है, और इसका रेंट है 10,000 रुपये पर नाइट का, और यही रूम अवेलेबल है अभी। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई दे दो, मेरी पॉलिसी में 5 लाख तक का कवर है, मैं वहाँ से क्लेम कर लूँगा। वेरी गुड, आपने रूम ले लिया। आप मान के चलते हैं 5 रात आप हॉस्पिटल में रुके, आप सही होके घर आ गए, ठीक है। 5 रात का किराया कितना हुआ रूम का? 50,000 रुपये, ठीक है, 10,000 के हिसाब से। और ऊपर भी कुछ बिल आया, डॉक्टर की फीस है, बहुत सारे और भी टेस्ट वगैरह हुए, 80,000 का और खर्चा हो गया। मतलब टोटल बिल कितने का बना? 1,30,000 का। अब आपने 1,30,000 रुपये क्लेम कर लिए इंश्योरेंस से, क्योंकि आपकी पॉलिसी में नो रूम रेंट लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपकी पॉलिसी में 1% की रूम रेंट लिमिट होती तो क्या होता? तो देखो 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब है 5 लाख का 1%। 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5,000 रुपये। मतलब आप मैक्सिमम जो रूम ले सकते हो ना वो 5,000 रुपये पर नाइट का ही ले सकते हो। अब आप बोलोगे राहुल भाई ठीक है, मैं उस वक्त ले लेता, मजबूरी है, और बाकी जो 5,000 का डेफिसिट या 5,000 का जो गैप है मैं अपनी पॉकेट से पे कर देता, क्योंकि रूम तो 10,000 का है और मैं केवल 5,000 का पॉलिसी के हिसाब से ले सकता हूँ, तो ठीक है 5,000 मैं पॉकेट से देता। नहीं, ये जो रूम रेंट लिमिट है ना ये पूरे हॉस्पिटल बिल पे लग जाती है। फॉर एग्जांपल आप 5 नाइट रुके तो 50,000 तो रूम रेंट के हो गए, 80,000 बाकी खर्चा आया, 1,30,000 हो गए। तो अब देखो आपकी रूम रेंट लिमिट 5,000 है और रूम का किराया है 10,000 रुपये, मतलब 50% रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब ये 50% रिडक्शन ऑलमोस्ट पूरे हॉस्पिटल बिल पे ही लगेगा। तो 1,30,000 का आपका बिल आया ना, अब आप उसमें से 50% पूरे बिल पे आपको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये 1% रूम रेंट लिमिट है ना, ये केवल रूम पे ही नहीं लगेगी, ये बहुत सारे हॉस्पिटल बिल के जो चार्जेस है ना उन पे लग जाती है, और ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में जाके पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो या रिन्यू करनी हो तो अपनी पॉलिसी में ज़रूर चेक कर लेना कि भाई नो रूम रेंट लिमिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप डिट्टो की वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने यहाँ पर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स दिए हुए हैं और ये भी बताया हो कि इनमें कोई भी रूम रेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखो यहाँ पर इन्होंने इनके ड्रॉबैक्स भी लिखे हुए हैं साइड में, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले, ठीक है। इसीलिए तो डिट्टो इंश्योरेंस एक ऑनेस्ट एंड नो स्पैम इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। इनकी कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट है, तभी तो इनको 4.9 की गूगल रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5, एंड दैट टू 10,000 से भी ज्यादा गूगल रेटिंग्स हैं। ज़ीरोधा से ये बैक्ड हैं, तो आप इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड रिसोर्सेज हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर कर सकते हो, पॉलिसी चेकलिस्ट देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में
आसान भाषा में समझ सकते हो। और एक बात और, जब क्लेम प्रोसेसिंग की बारी आएगी ना तो डिट्टो की टीम आपको हेल्प करेगी। आप 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन डिट्टो की टीम के साथ बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिया है। ये आपकी पर्सनल नीड्स को समझते हुए आपको ऑप्शन सजेस्ट करेंगे, कभी भी स्पैम नहीं करेंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जाके जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और अपनी कॉल बुक कर लें डिट्टो के एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ। 30 मिनट्स फ्री कॉल है, वहां जाकर अपनी पूरी डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक है डिजीज सब लिमिट की। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 2 पॉलिसीज हैं, दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम 6000 रुपए है, ठीक है। अब पहली पॉलिसी आपको कवर दे रही है 10 लाख का और दूसरी पॉलिसी आपको कवर दे रही है 5 लाख का। आप कौन सी पॉलिसी लोगे? आप कहोगे राहुल भाई मैं पहली पॉलिसी लूंगा क्योंकि प्रीमियम सेम है और इसमें कवर ज्यादा है, मुझे 10 लाख का कवर मिल रहा है। ठीक बात है, लेकिन पहली पॉलिसी लेने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि पहली पॉलिसी में कहीं कोई डिजीज सब लिमिट तो नहीं है। अब ये डिजीज सब लिमिट होता क्या है, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, उसका 3 लाख का बिल आ गया। अब उसकी पॉलिसी में एक डिजीज सब लिमिट है कि कार्डियो रिलेटेड डिजीज के लिए मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट इज 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हार्ट अटैक आता है तो मैक्सिमम क्लेम जो मिलेगा वो 2.5 लाख का मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बिल अगर 3 का आया है कि 4 लाख का आया है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आपकी पॉलिसी का ओवरऑल कवर क्या है। 10 लाख अगर कवर है तो आइडियली आपको 3 लाख का बिल, आपका पूरा पेमेंट आपको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिजीज सब लिमिट अप्लाई हो गई 2.5 लाख की, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिसी लेने से पहले डिजीज सब लिमिट चेक कर लेना। कोई भी सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, वही पॉलिसी लेना। वरना फायदा क्या है कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर तो ले लिया, लेकिन आपका क्लेम पूरा ही अप्रूव नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी डिजीज सब लिमिट भरी हुई है। और देखो, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत स्मार्ट होती है, उनके पास बहुत सारा पास्ट डेटा होता है। उस डेटा के हिसाब से ये लोग एनालाइज कर लेते हैं कि भाई कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा होती है, उनके कितने एवरेज बिल्स आते हैं, और वहां पर जाकर ये डेटा के हिसाब से एक सब लिमिट डाल देंगे। और जब आपको एजेंट बताएगा कि भाई आपको ये पॉलिसी लेनी है, इसमें आपका प्रीमियम कम है या हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़्यादा है, इस तरह से वो आपको बेच देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि उसमें क्या क्या डिजीज सब लिमिट है। तो पॉलिसी लेने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि कौन कौन सी डिजीज सब लिमिट है, और वो पॉलिसी मत लेना जिनमें डिजीज सब लिमिट है, क्योंकि फिर आपको पूरा क्लेम मिलेगा ही नहीं, पार्शियल क्लेम मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि यार मैंने पूरा प्रीमियम भरा, मेरा इंश्योरेंस कवर भी, अमाउंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया या मुझे पार्शियल ही मिला। तो ये गलती कभी मत करना। यह है दूसरी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं डिजीज सब लिमिट की, वो हमें नहीं करनी है। तीसरी बड़ी मिस्टेक आती है वेटिंग पीरियड रिलेटेड। डिट्टो ने ये डेटा पब्लिश किया था जिसके हिसाब से 31% क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वेटिंग पीरियड के अंदर वो ट्रीटमेंट होता है। अब ये वेटिंग पीरियड होता क्या है? तो 2 तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं। पहला होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेके और दूसरा होता है स्पेसिफिक डिजीज को लेके। अब व्हाट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला वेटिंग पीरियड? मान के चलते हैं अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, अब उनको हार्ट अटैक आ गया। अब उनको हार्ट अटैक आया तो जब डॉक्टर पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा तो ये इवैल्यूएट करके बोलेगा कि भाई इनको हाई कोलेस्ट्रॉल था जिसकी वजह से ब्लॉकेज था और इनको हार्ट अटैक आया है। अब अगर उस इंसान ने कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी को डिक्लेयर नहीं किया था तो वो क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो हमें क्या करना है, हमें अपने जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उनको सबसे पहले ईमानदारी से डिक्लेयर करना है, जिससे हमारा बाद में क्लेम रिजेक्ट ना हो, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को आप डिक्लेयर करोगे तो उस पर एक वेटिंग पीरियड लगेगा। हो सकता है 1 साल हो या हो सकता है 2 साल हो। इट्स ओके फॉर अस टू वेट। उतने समय के बाद आपकी पॉलिसी फिर उस बीमारी के ट्रीटमेंट को कवर कर लेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त वो डिक्लेयर नहीं करते। अगर आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है जो कि उस डिजीज से अनरिलेटेड भी है तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड लगता है। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है जो आता है स्पेसिफिक डिजीज का। अब फॉर एग्जांपल हर्निया है, हर्निया कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो है नहीं, इसके लिए आप वेट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा वेटिंग पीरियड लगाया जाता है स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल हर्निया हो गया या कैटरैक्ट हो गया, इन सब के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी पॉलिसी लेने से पहले स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट को चेक करना है। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी पॉलिसी ली, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस कवर में ये सारे डिजीज के स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स थे जो कि मैंने चेक करे हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है राहुल भाई आपने कौन सी पॉलिसी ली, आप क्यों नहीं बता रहे उसका नाम? सिंपल रीजन है, जो पॉलिसी मेरे लिए बेस्ट है ना वो हो सकता है आपके लिए बेस्ट ना हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही आपको हेल्थ केयर प्लान लेना होता है। इसीलिए मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का नाम नहीं लेता हूं, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, आपको वेटिंग पीरियड चेक करना है, स्पेसिफिक डिजीज का, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज दोनों का। और सबसे बड़ी बात, अपनी एग्जिस्टिंग डिजीज को ईमानदारी के साथ डिक्लेयर कर देना है। अब आती है फोर्थ बड़ी मिस्टेक जहां पे लोग रेस्टोरेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं अपनी पॉलिसी में। आपको रेस्टोरेशन बेनिफिट लेना है। मेरी पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट है। अब इसका मतलब क्या होता है?
मान के चलते हैं एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ, उन्होंने एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली हुई है जिसमें 5 लाख का उनका कवर है, ठीक है। अब हस्बैंड हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, 4 लाख का बिल आ गया, ठीक है। 4 लाख का उन्होंने क्लेम ले लिया, 1 लाख ही बचा अब कवर में से। अब सोचो अगर वाइफ को भी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा किसी रीजन की वजह से, तो उनके पास केवल अभी 1 लाख का ही कवर बचा है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मानो वाइफ को भी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, उनका बिल आया 3 लाख का, तो अब उनको 2 लाख रुपए अपने पॉकेट से भरने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इनके पास रेस्टोरेशन बेनिफिट होता तो क्या होता, जब 4 लाख का बिल आया था ना, ये 1 लाख जो बचा हुआ है ये वापस से 5 लाख बन जाता, मतलब इनका कवर रेस्टोर हो जाता वापस 5 लाख ओरिजिनल कवर की तरफ, और इनको उस केस में अपने पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरी पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट है, और वो भी वो वाला जिसमें अनलिमिटेड रेस्टोरेशन हो जाता है। अगर भगवान ना करे फैमिली फ्लोटर लिया हुआ है जिसमें 4 लोग हैं, कभी एक बीमार गिरा, कभी कोई दूसरा बीमार गिरा, तो पूरा का पूरा कवर रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेशन बेनिफिट का जो फायदा है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी अगर मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन होता है 1 साल में तो वो रेस्टोर बैक हो जाता है ओरिजिनल कवर अमाउंट की बराबर। 5वीं बड़ी मिस्टेक आती है कि लोग सही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चूज नहीं करते। देखो आप कितना भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर लेना, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रीज़न निकाल के आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम या तो पार्शियली अप्रूव करेंगे या पूरा रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करना अच्छा है। अब कैसे सेलेक्ट करें? अब इसमें देखो मोस्ट कंपनीज ना ये बोलती हैं कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है, 99% है। सभी लोग इस तरह के क्लेम्स करते हैं। क्या एक ही फैक्टर से हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की कितनी वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स हैं, मतलब ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि कम कंप्लेंट हैं, इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने ज़्यादा हैं, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी ज़्यादा है, इनके ग्रॉस अंडर रिटर्न प्रीमियम्स कितनी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आपको बताएगा कि इनकी स्केल कैसी है, ऑपरेशनल मैच्योरिटी है कि नहीं। इन सभी फैक्टर्स को आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और डिट्टो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अपनी एक टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट निकालता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के हिसाब से नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस रेटिंग के हिसाब से कौन सी है? HDFC ERGO। अब मेरा यहाँ पर कोई इनका रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू सी दे हैव टेकन मल्टीपल फैक्टर्स। CSR रेटिंग लिया है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स लिए हैं, कस्टमर सर्विस का रेटिंग लिया है, GWP विच इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। ये सारे फैक्टर्स को देख के ही अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चूज करनी चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी हैं, उनके कौन कौन से प्लान्स हैं, तो आप डिट्टो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट एडवाइजर से ये सलाह ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिया है। आप 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन करके अच्छा प्लान, अच्छी कंपनी अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो ये 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपको बना के दूं, आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ये 5 बड़ी गलतियां वो भी ना करें। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।